हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एसएसटी के पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग आज की क्लास में इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और इसमें उसका आंसर भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि एसएसटी के हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्या है। देखिए आज का जो देखिए पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए मध्यकालीन भारत से संबंधित है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतिहास के क्वेश्चन देखिए आपको क्लास 6, 7, 8 तीनों की बुक से मिला के आते हैं और जैसा कि आपको पता है कि जो 6 क्लास की बुक है वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, 7 क्लास की जो बुक है वो मेडिवल हिस्ट्री से है और 8 क्लास की जो बुक है वो मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के बाद अंदाजा लगा लेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास है और ये है दिल्ली से रिलेटेड, यानी जो वर्तमान हमारी राजधानी दिल्ली है उस पर किन किन शासकों ने शासन किया था उनका जो ईयर है उसी को मिलाना है, ठीक। देखिए ये आपको मिलान वाले सब क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए कॉलम में दिया है, कॉलम ए कॉलम बी की तरफ। कॉलम ए में दिया है शासकों का नाम और कॉलम बी में दिया है उनके शासन का वर्ष। तो जैसे देखिए कॉलम ए में दिया है कि तोमर जो थे वो दिल्ली पे कब तक शासन किए, कब से कब तक किए, ठीक है। दूसरा दिया है अनंगपाल जो था उसने दिल्ली पे कब से कब तक शासन किया। उसके बाद देखिए चौहान लोगों ने दिल्ली पे कब तक शासन किया। उसके बाद दिया है पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पे कब तक शासन किया। तो यहाँ ऑप्शन दिया है देखिए 1175 से 1192, 1165 से 1192, आरंभिक 12वीं शताब्दी और 1130 से 1145, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा, जानते होंगे, ये जो क्वेश्चन है क्लास 7 की जो बुक है हिस्ट्री की उसी से लिया गया और उसमें देखेंगे जब आप चैप्टर 3 खोलेंगे, चैप्टर 3 में सबसे पहले दिया गया दिल्ली के सुल्तानों का क्रम। तो दिल्ली के सुल्तानों के क्रम वाले पेज पर आप देखेंगे तो उसमें ये चीज ऊपर ही दी गई है, जिसमें दिया गया देखिए कि दिल्ली पर तोमर वंश का शासन कब से कब तक था। तो तोमर वंश का शासन देखिए आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर 1165 ईस्वी में था और तोमर वंश का ही शासक जो संस्थापक था अनंगपाल था। तो अनंगपाल ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया था, 1130 से लेकर 1145 ईस्वी तक। फिर देखेंगे उसी की जस्ट नीचे दिया हुआ है चौहान वंश के बारे में, यानी चौहान वंश के शासकों ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया। तो उसमें आप देखेंगे 1165 से 1192 ईस्वी दिया। और जो पृथ्वीराज चौहान था यह चौहान वंश का ही शासक था और इसने दिल्ली पर 1175 से लेकर 1192 ईस्वी तक शासन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ए का 3, ठीक है। ए का 3 देखिए इसमें केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 3 दिया हुआ है। बी का देखिए 4 होगा, बी का 4। सी का देखिए क्या होगा 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। तो हमारा एक ही ढूंढने से बाकी का आंसर मिल जा रहा है, बाकी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। बाकी के ऑप्शन जो हो जाएंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए इस प्रकार से है। ये मैंने बताया ना कि चैप्टर नंबर 3 से ही एकदम डायरेक्ट ऊपर से ही ये सेम उठा लिया गया है। देखिए तोमर वंश का शासन दिल्ली पर देखिए आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 ईस्वी तक था। उसी का संस्थापक अनंगपाल था जिसने 1130 से 1145 तक शासन किया। फिर उसके बाद चौहान वंश का शासन था, इनका शासन 1165 से 1192 तक था।
वही मैंने जो आप लोगों को बताया कि मोहम्मद गोरी से जब पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय जब हार जाते हैं तो इस वंश का पतन हो जाता है। तो यहीं तक था। इसी में पृथ्वीराज चौहान जो इसके महान शासक थे, उन्होंने 1175 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, आंसर बी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दक्षिण भारत से रिलेटेड है। ठीक है, यानी जो चोल चेर पांड्य वाला टॉपिक है वहां से। देखिए कहा जा रहा है कि प्राचीन तमिलनाडु में, अब डॉट 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 है, की बस्तियों को उर कहते थे, यानी इनमें से किनकी बस्तियों को उर के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें लिखा है व्यापारियों, कुलीनों, अभिजातों, खेतीहरों, शिल्पकारों। ठीक है, तो जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें दिया गया होगा कि जो चोल वंश था वो ग्रामीण प्रशासन के रूप में बहुत प्रसिद्ध था। तो उसी से अनुमान लगाए, नहीं भी अगर पढ़े होंगे तो भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जो खेतीहरों और किसानों की बस्तियां थी उन्हीं को क्या कहा जाता था, उर कहा। ठीक, तो देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, प्राचीन तमिलनाडु में खेतीहरों किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया कि प्राचीन काल में यहाँ चोलों का शासन था। ठीक है, और चोल प्रशासन के अंतर्गत जो है उर या ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी, और यही जो स्थानीय प्रशासन था चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता भी हुआ करता था। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित। ठीक है, देखिए मुगल साम्राज्य के पतन से रिलेटेड है, यानी जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद किन किन मुगल शासकों ने मुगल शासन पर अपना अधिकार रखा था और शासन किया था। ये देखिए जो है उत्तरवर्ती मुगल शासक है, यानी मुगल शासक के अंतिम में। तो इनमें से किसने पहले शासन किया, किसने बाद में शासन किया। इसमें देखिए दिया है कि फर्रुखसियर, दूसरा दिया है शाह आलम द्वितीय, तीसरा दिया है अहमद शाह, चौथा दिया है आलमगीर द्वितीय। अब इनका देखिए ईयर दे दिया है शासन का 1759 से 1806, 1713 से 1719, 1754 से 1759 और 1748 से 1754। ठीक है, अब इसमें से हमको देखना है कि कौन किस शासक कौन कौन से वर्ष से रिलेटेड है। देखिए इसमें देखिए हम देखेंगे कि जैसा कि आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि इसमें देखिए इन चार शासकों में जो सबसे पहले था वो फारुखसियर था। ठीक है, यानी ए का हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें हमको मिलाना है। उसके बाद देखिए फारुखसियर के बाद जो दूसरा शासक था वो था देखिए अहमद शाह। ठीक है, यानी ये देखिए अहमद शाह हो जाएगा सी का 4। उसके बाद देखिए जो था आलमगीर द्वितीय यानी डी, डी का देखिए हमारा क्या हो जाएगा 1754 से 1759। ठीक है, अब लास्ट में देखिए बचा शाह आलम द्वितीय, तो इसका काल होगा 1759 से 1806। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए ऑप्शन मिलाएंगे ए का 2, देखिए ए का 2, देखिए ए इसी ऑप्शन में ए का 2, बाकी किसी ऑप्शन में ए का 2 नहीं दिया है। इसका मतलब बाकी के जो ऑप्शन है वो हमारे आंसर नहीं होंगे। ये देखिए इसका आंसर हम खाली केवल एक अगर पता कर लेंगे तो बाकी का अपने आप पता चले। 2 तरीका था इसमें, देखिए पहला पता कर लेना फारुखसियर जो था इनमें सबसे पहले था, एक ये हो, या फिर शाह आलम जो द्वितीय था वो देखिए वो भी सबसे इन सब में सबसे बाद में शासक बना था, तो उसको भी ढूंढ लेने से इसका आंसर पता चल जाता। देखिए बी का 1, तो बी का 1 देखिए कहां कहां दिया है, बी का 1 देखिए 2 में दिया था, तो इसमें दिया था इसमें, लेकिन हमारा जो है ए से आंसर पता चल गया। ठीक, अब आते हैं देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, देखिए
आंसर देखिए राइट होगा सी। इसमें देखिए सही सुमेलन देखिए फर्रुखसियर 1713 से 1719, शाह आलम द्वितीय देखिए 1759 से 1806, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यह भी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी मुगल वंश से ही रिलेटेड है। ठीक, देखिए इसमें दिया है कि उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है। ठीक, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमको चुनना है कि यह कौन सी प्रथा थी। देखिए सहदायाद जो प्रथा थी ये उत्तराधिकार से रिलेटेड थी। तो उत्तराधिकार की जो प्रथा थी मुगलों में कैसे थी, किसको उत्तराधिकारी माना जाता था, इससे रिलेटेड है। देखिए तो पहला ऑप्शन दिया है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। दूसरा दिया है ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। तीसरा दिया देखिए सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन। और चौथा दिया है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। अब देखिए यहां कहा जा रहा है कि पसंदीदा पुत्र को, दूसरा देखिए कहा जा रहा है ज्येष्ठ पुत्र को, और यहां कहा जा रहा है सभी पुत्र एवं पुत्रियों को। तो इसमें देखिए जो प्रथा थी, इस प्रथा में पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति की विरासत में ही हिस्सा नहीं दिया जाता, ये नहीं होगा। ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती थी, ये भी नहीं होगा। जितने पुत्र होते थे सबको मिलती थी। यहां देखिए पुत्रों और पुत्रियों दिया है, तो मुगल काल में देखिए पुत्रियों का उनके उत्तराधिकार का हक नहीं था, यानी संपत्ति में उनको हिस्सा नहीं दिया जाता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन किया जाता था। तो यानी जो उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा थी वो किस लिए थी कि जी मुगल वंश में यदि किसी शासक के 4 बेटे हैं तो उस संपत्ति का बंटवारा चारों में हो जाए। लेकिन होता क्या था कि ये शासक जो उनके बेटे होते थे वो आपस में लड़ने लगते थे और फिर एक दूसरे का ये लोग वध कर देते थे, कत्ल कर देते थे, और जो जीवित बचता था वही पूरे शासन पर शासन करता था। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। देखिए मैंने अभी बताया कि जितने पुत्र रहेंगे सभी में पूरी संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन ज्येष्ठाधिकार प्रथा का अर्थ है ज्येष्ठ पुत्र को पिता की विरासत मिलना, ये मुगल काल में नहीं चलता था। मुगल लोग जो ज्येष्ठाधिकार में विश्वास नहीं करते थे बल्कि वे उत्तराधिकार में सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा अपनाते थे। इसका मतलब कि ये लोग अपने पूर्वजों के द्वारा अपनाई गई जो प्रणाली थी उसी को मानते थे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जितने क्वेश्चन देख रहे हैं एक प्राचीन इतिहास से मिला है, बाकी देखिए सारे मेडिवल हिस्ट्री से मिल रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, देखिए मध्यकालीन भारत से ही है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भी देखिए जो भक्ति आंदोलन चलाया गया था जिसमें बहुत महत्वपूर्ण अपने देश के जो कवि थे, संत थे, जिसमें देखिए कबीर दास, रैदास, रहीम दास, ठीक है, तुकाराम, तो बहुत सारे ऐसे, एकनाथ, ये सब बहुत प्रसिद्ध भक्ति कवि थे अपने देश के। तो इन लोगों ने ये आंदोलन चलाया था, कब चलाया था? मध्यकाल में। तो उन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ तर्क लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही से पढ़े रहेंगे तो राइट आंसर जान जाएंगे। तो इसमें देखिए जो मराठी में लिखे भक्ति गीत होते थे उनको स्तोत्रम नहीं कहा जाता था, भजनम नहीं कहा जाता था, प्रबंधम नहीं कहा जाता था, इनको अभंग कहा जाता था। ठीक, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए मराठी में लिखे भक्ति गीतों को अभंग माना जाता था, कहा जाता था। ये देखिए किसकी स्तुति करते थे लोग? हिंदू देवता विट्ठल की स्तुति में गाते थे।
ठीक है। और विट्ठल को देखिए क्या कहा जाता था, विठोबा के नाम से भी जाना जाता, ठीक है। तो उन्हीं के स्तुति में ये लोग जो भक्ति गीत गाते थे उसी को अभंग कहा जाता था। अब देखिए फिर ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी महाराष्ट्र में रह रहे संतों से ही रिलेटेड है, ठीक है, महाराष्ट्र के संतों से ही रिलेटेड है। इसमें देखिए दिया है मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें दो विकल्प दिए हैं, विकल्प ए विकल्प बी। अब देखिए पहला विकल्प दिया है 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। देखिए फिर दूसरा दिया है विकल्प इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो देखिए उस समय के जितने भी भक्ति कवि थे उन्होंने कर्म कांडों का विरोध किया था और जन्म के आधार पे जो अंतर अपने देश में समाज में चला रहा था उन लोगों ने उसका भी खंडन किया था, विरोध किया था। तो ये देखिए राइट हो जाएगा, कथन ए जो है राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया था। ये देखिए ये भी सही हो जाएगा, इन लोगों ने इन दोनों चीजों को समर्थन दिया था। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों सही है। दूसरा देखिए ए और बी दोनों गलत है, ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन डी देखिए ए गलत है लेकिन बी, तो इसमें हमारे कोई भी आंसर सही नहीं होंगे, राइट आंसर होगा ए, ठीक। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए 13वीं से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुए कवि संतों जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, राम। देखिए भक्ति काल में जो भक्ति आंदोलन हुआ था अपने देश में मध्यकाल में, उस समय महाराष्ट्र के देखिए यही संत बहुत प्रमुख थे जिनमें ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और रामदास थे। इन सभी लोगों ने देखिए कर्मकांडों का विरोध किया था और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इन्होंने देखिए कहा कि लोगों को रोजी रोटी कमाते हुए अपने जो साथी हैं उनकी मदद करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए और इसी प्रकार से रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोनों बातें सही हो गई, तो हमारा जो कथन ए और कथन बी दोनों सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मिलान वाला है। देखो सीटीईटी की जो क्वेश्चन का है वो स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा पेचीदा लगता है लेकिन आंसर बहुत इजी रहता है। तो आप लोग सीटीईटी का जो क्वेश्चन उसके स्ट्रक्चर को देखकर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो ये सबसे डरना नहीं है। सीटीईटी का क्वेश्चन बहुत बेसिक सा रहता है, जब आप उसको अच्छे से देखेंगे पढ़ेंगे तो आप अगर किताब पढ़े रहेंगे, आप रिवाइज किए रहेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। कोई एक आप अगर ढूंढ लेंगे, कभी कभी क्या होता है एक से ही आंसर मिल जाता है, कभी कभी दो का अगर आप आंसर पता कर लेंगे तो बाकी अपने आप मिल जाता है। तो देखिए इस समय जो ये भी देखिए किससे संबंधित है, ये भी मुगल काल से ही संबंधित है। देखिए मुगल काल में जो प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हीं से संबंधित है, उनको किसको किसको क्या क्या कहा जाता था। देखिए इसमें देखिए पहला दिया है बख्शी, इसका दिया है देखिए सैनिक वेतनाधिकारी। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत है हमको ढूंढ रहा है। दूसरा दिया देखिए सद्र, धार्मिक व धर्मार्थ के लिए किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। एकता दयाल को देखिए क्या कहा गया है, सैन्य कमांडर। कोतवाल को देखिए क्या कहा जा रहा है, नगर का पुलिस अधिकारी। तो ये जितने भी अधिकारी थे देखिए, बख्शी जो था सैनिक वेतनाधिकारी था, शद्र को धार्मिक व धर्मार्थ के लिए किए जाने वाले कार्यों का मंत्री कहा जाता था, एकतादार देखिए सैन्य कमांडर होता था, कोतवाल देखिए नगर का पुलिस अधिकारी होता था। तो अब देखिए इसमें हमको ऑप्शन देखने, इसमें देखिए देखने से हमारा पता चल रहा है कि सारे जो हैं वो सही हैं। तो देखिए इसमें लिखा है केवल सी और डी नहीं होगा, केवल ए बी और सी ये भी नहीं होगा, केवल ए और बी ये भी नहीं होगा। देखिए केवल ए बी सी और डी ये देखिए सही हो गया। केवल दिया है कंफ्यूजन के लिए, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, यानी चार ही ऑप्शन है, ये चारों सही है।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रश्नगत सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। ठीक है, बख्शी को देखिए सैनिक वेतनाधिकारी कहा जाता था, शद्र को धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री कहा जाता था, एकतादार देखिए सैन्य कमांडर होता था, कोतवाल देखिए नगर का पुलिस अधिकारी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश में जो घूम घूम कर खेती करने वाले लोग थे उनसे रिलेटेड, उनको देखिए क्या कहा जाता था, यानी उनको किस नाम से पुकारा जाता। देखिए ये भी क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्ट अगर आप पढ़े रहेंगे, अगर इसका सही से जानते रहेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसमें कोई दिमाग लगाने सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था। तो देखिए बीघा तो ये तो जमीन होती है, ये होता नहीं, ये गलत हो जाएगा। बैगा ये भी नहीं होगा, महल होगा नहीं, ये देखिए राइट आंसर होगा बेवर। ठीक है, इस काल में जो देखिए किसान थे वो घूम घूम कर जो खेती करते थे उनके लिए देखिए बेवर या दहिया के नाम से बुलाया जाता। देखिए ये लोग घुमंतू होते थे और ये घूम घूम कर कर्तन दहन प्रणाली के माध्यम से कृषि करते थे। देखिए इस समय भी अपने देश में इसको झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं वो इसी प्रकार से खेती करते हैं, क्योंकि वहां पर जमीन हमारे यहाँ की तरह होती नहीं है, तो वहां वो लोग क्या करते हैं, वनस्पतियों को काटते हैं, उनको जला देते हैं और फिर वहां खेती करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करते करते वो लोग वहां पे खेती करते हैं। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी लोग होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहां भी देखिए 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि आधुनिक भारत। देखिए आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए एवं बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुन। देखिए अब इसमें पहला दिया कथन, देखिए क्या दिया है कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। ठीक, इसका देखिए कथन दूसरा क्या दिया है, इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा। देखिए ये अपने देश में पत्र पत्रिकाओं के विकास से संबंधित जो कार्य किए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा अपने देश में, और कुछ अमीर भारतीयों के द्वारा, विद्वान पढ़े लिखे भारतीयों के द्वारा, तो उसका अपने देश में सामाजिक रीति रिवाजों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जब अपने देश में पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, लोगों ने इनसे जुड़ाव उत्पन्न किया, पढ़ने लगे, तो उनके जो सामाजिक रीति रिवाज थे उसमें बदलाव करने की बातें, चर्चाएं होने लगी। तो देखिए कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं कि पहला देखिए क्या दिया है, दोनों ए एवं बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन दिया देखिए दोनों ए एवं बी सही हैं किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन दिया ए सही है किंतु बी गलत है। और चौथा दिया है दोनों ए तथा बी गलत है। तो पहले ये दोनों नहीं होंगे, ये देखिए दिया है सही दोनों लेकिन बोल रहा है व्याख्या नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, यानी ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं और सही भी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक, जब लोगों का आपस में एक दूसरे से जुड़ाव नहीं था, लोग चीजों को जानते नहीं थे, तो इनका विरोध नहीं करते थे, इनसे संबंधित चर्चाएं नहीं करते थे। लेकिन जब पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, अखबार छपने लगे, तो लोग इन अपने देश में बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाज थे उनका विरोध करने लगे, उन पर चर्चा करने लगे। तो ये इसका प्रभाव। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन भी मॉडर्न हिस्ट्री से है। देखिए इसमें कथन ए और कारण आर दिया गया और उनको हमको पढ़ के अपना सही उत्तर चुन। देखिए कथन ए दिया है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। ठीक, कारण दिया है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। ठीक, आप देखिए हमको विकल्प दिए गए हैं, अब उन विकल्पों में हमको देखिए, ये तो कथन जो है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था, तो पूर्णतः सही है। इसका जो कारण दिया गया है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, इसकी वजह से इनको रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत भेदभाव झेला, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उनके पिताजी की वजह से नहीं झेलना पड़ा था, बल्कि वो एक निम्न जाति में पैदा हुए थे, जिसकी वजह से उनको ये सब चीजें झेलनी पड़ी थी अपने बचपन में। ठीक है, तो हमारा देखिए ऑप्शन क्या दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा दिया है ए और आर दोनों गलत। तो देखिए मैंने क्या बताया कि आपको ये जो कथन है ये सही है, कारण जो है ये कथन के रूप में तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता, इसके वजह से उनको विरोध नहीं झेलना पड़ा था कि उनके पिताजी सैनिक स्कूल में थे, नहीं, ये उनके जाति के आधार पर। तो हमारा देखिए क्या होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या करता है, नहीं होगा। ए और आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, ये देखिए राइट होगा। बाकी हमारे ये जो ऑप्शन है सब गलत, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखिए जो भीमराव अंबेडकर को भेदभाव झेलना पड़ा था वो उनके पिताजी के सैनिक स्कूल में जॉब करने की वजह से नहीं हुआ था, वो उनके जन्म के आधार से हुआ था कि उन्होंने एक निम्न जाति में जन्म लिया था, जिसके वजह से उनको पक्षपात भेदभाव झेलना। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें 3 कथन दिए गए हैं, अब उनमें से हमको चुनना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। तो पहला देखिए, मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। दूसरा दिया है, यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन था, इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। देखिए जो 1857 की क्रांति थी, अपने देश में कहा जाता है कि अंग्रेजों का विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पर की गई ये क्रांति थी। इसका देखिए भारत के कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा प्रभाव दिखा, जिसमें खास करके अपना उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, यहां पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखा। इसका कारण देखिए, जो तत्कालिक कारण था, सबसे ज्यादा जो तत्कालिक कारण था वो 2 लोगों के द्वारा चलाई गई नीतियां थी, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई गोद निषेध प्रस्ताव। इन दोनों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर था। उसके बाद इसका एक और तात्कालिक कारण था कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मंगल पांडे के बारे में, और उसमें कहा जाता था कि ये लोग जो बंदूक इस्तेमाल करते थे, राइफल इस्तेमाल करते थे, तो उसमें जो कारतूस होता था उसको दांत से खींचना पड़ता था, तो वो कारतूस का जो खोल होता था, कवर होता था, वो गाय और सुअर की चर्बी का बना होता था। तो इन सब तात्कालिक कारणों की वजह से अपने देश में जो है ये विद्रोह शुरू हुआ। तो देखिए ये विद्रोह मई 1857 में भारी विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, ये सही है क्वेश्चन, ये कथन सही है। दूसरा देखिए ऑप्शन दिया, यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन, ये देखिए गलत हो जाएगा, ये अप्रतिरोधी नहीं था बल्कि प्रतिरोधी था। ठीक है, तो यानी ये प्रतिरोध करने के लिए शुरू किया गया था, तो ये आप गलत हो जाएगा कथन। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया, ये भी देखिए सही है,
यानी इस आंदोलन में देखिए जो सिपाही थे वो भाग लिए थे और जन साधारण सामान्य जनता, जो बड़े बड़े रजवाड़े लोग थे, बड़े बड़े अमीर व्यक्ति थे, उन लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। जो व्यापारी लोग थे उन लोगों ने इसमें समर्थन नहीं दिया। तो देखिए हमारा जो पूछा गया है वो क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए केवल ए, ये तो सही है, केवल बी देखिए ये सही है, ए और दो दोनों ये गलत, ये गलत, 2 और 3 दोनों ये। देखिए हमारा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा देखिए यही वाला जो है, जो दूसरा नंबर कथन है वो गलत, ये अप्रतिरोधी नहीं था बल्कि प्रतिरोधी था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि 1857 का विद्रोह देखिए मई 1857 में आरंभ हुआ था और इस विद्रोह में सिपाहियों तथा जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ठीक है, ये देखिए बहुत बड़ा प्रतिरोधी आंदोलन था, जब अप्रतिरोधी नहीं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये देखिए सहायक संधि से संबंधित है। सहायक संधि देखिए किसके द्वारा चलाई गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था अपने देश में अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसने अपने देश में सहायक संधि चलाई थी और सहायक संधि जो उसने चलाई थी वो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है अपने देश में अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है, पहला कथन इसमें देखिए दिया है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। दूसरा देखिए दिया गया, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। देखिए जो सहायक संधि थी इसमें होता क्या था कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने अपने देश के जो छोटे छोटे रजवाड़े होते थे उनको कहा था कि आप लोगों को मेरे साथ सहायक संधि करनी पड़ेगी और इसके एवज में मैं आप लोगों के यहाँ अपनी एक अंग्रेजी सेना रखूंगा और उस सेना का सारा खर्च आपको ही उठाना पड़ेगा और उसके बदले में मुझे शुल्क भी चाहिए। ठीक है, तो वो शासकों को कहता था कि इससे आपके ऊपर कोई बाहरी राजा जो है शासक है हमला नहीं करेगा और इससे आपकी रक्षा होगी। तो देखिए उसने एक बहुत पॉलिसी चली थी कि उसके सैनिकों का रख रखाव भी बहुत आसानी से हो जाएगा और वो उसके बदले में इनसे कमाएगा भी और उनका उस राज्य पर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार भी होगा, यानी वो राजा उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेगा। तो देखिए भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। ये देखिए गलत हो जाएगा। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। हाँ देखिए सही, इसके बदले में वो लोग उनसे पैसा लेते थे, यानी जो सैनिक रखे जाते थे उनका खर्च लेते थे। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखिए क्या क्या दिया है, ए और बी दोनों सही है, गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत है, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है, ये भी गलत है। देखिए ए गलत है, बी सही है, तो ए गलत है लेकिन बी सही, ये देखिए राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए ये इसका देखिए एक्सप्लेनेशन है कि उनको अपने यहां सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च इनको उठाना पड़ता था। ठीक है, और इसका उपयोग करके लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने देश में बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से ही है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपने देश में द्विराष्ट्र सिद्धांत का मांग किया था, अंग्रेजों ने 2 राष्ट्र बनाने की मांग की थी, उसी से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है कि जिन्ना ने जो द्विराष्ट्र सिद्धांत मांग की थी उसका विरोध किसके द्वारा किया गया। देखिए इसमें दिया है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा दिया है वीर सावरकर और चौथा दिया है मौलाना आजाद। तो देखिए वीर सावरकर तो होंगे ही नहीं। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ये देखिए पश्चिमोत्तर भारत से रिलेटेड थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध नहीं किया था, सबसे ज्यादा इसका विरोध किया था मौलाना आजाद ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है कि मौलाना आजाद देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत जो जिन्ना का था
उसके विरोधी थे। और वो देखिए एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जो इस प्रकार से भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। वो देखिए एक कट्टर देशभक्त थे। उन्होंने जिन्ना के नेतृत्व में लाहौर में पाकिस्तान संकल्प पारित हुआ तो आजाद ने कहा कि मैं भारतीय राष्ट्रीयता की अविभाज्य एकता का हिस्सा हूं। यानी कह रहे थे कि मैं भारत का ऐसा व्यक्ति हूं जो अविभाजित भारत पसंद करता हूं, मुझे विभाजित भारत नहीं चाहिए। मैं इस महान राष्ट्र के लिए अपरिहार्य हूं तथा मेरे बिना भारत का यह वैभवशाली स्वरूप अपूर्ण है। ठीक है, मैं भारत का निर्माण करने वाला अपरिहार्य तत्व हूं, मैं इस दावे से कभी पीछे नहीं। यानी इन्होंने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया था और कहा था कि हम दो राष्ट्र नहीं बनने देंगे। और इस क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में, एसएसटी में हिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग अलग पार्ट में कराऊंगा, जिससे आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के बाद रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, इस क्लास में इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।